बिल्कुल ये सही है और हालात जो है वो अमेरिका के हक में नहीं है। लेकिन राशिद रिज़वी साहब बड़ा अच्छा तज्ज़िया किया। हम इसी को और आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जिस तरह से जो अभी आपने औकाफ की हम लोगों ने बात की थी, अरब लीग जिस तरह से बोले, ओआईसी का बयान आ गया और मुस्लिम ममालिक के बयानात इस पे आए हैं, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या अब इनकी अक्ल आ जाएगी, इनको समझ में आ जाएगा, या अब भी ये सिर्फ बयान दे करके खामोश हो जाएंगे? या अब इनको लग रहा है कि नहीं, खतरा ईरान नहीं बल्कि खतरा इजराइल है, क्योंकि अब तो पिक्चर साफ है। अब तो ये झुठला भी नहीं सकते बातों को। बहुत क्लियर कट तस्वीर आ गई राशिद साहब। मुमताज भाई देखिए, कतर के ऊपर इजराइल का हमला उसने इन लोगों की सोच को बदल दिया है। अभी तक ये सिर्फ बयानबाजी पे ही चलते थे, अभी तक ये सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी पे ही चलते थे और कुछ इनको करना नहीं होता था। लेकिन अब इनको खुद को अपने ऊपर भी खतरा लग रहा है, इसलिए ये खुल के रहे हैं। हम अमेरिका के खिलाफ चले जाएंगे, हम लोग एक अपना अलग बना लेंगे, लेकिन धीरे धीरे एक दूसरे को ये पकड़ रहे हैं। अभी तक सऊदी अरब और टर्की में ये कंपटीशन था, खलीफा कौन, हम या तुम। दोनों अपने आप को मानते थे, दोनों अपने आप को उम्मा का लीडर साबित करने की कोशिश में लगे रहते थे और एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा करस्पॉन्डेंस नहीं होता था इनका। लेकिन जो कतर का हमला हुआ, जो गाजा की बर्बादी हुई, जेनोसाइड हुआ, और जो इस तरीके की बातें हो रही हैं इनके अंदर से कि हम पूरा वहां तक हैं, हम इनको कब्जे में ले लेंगे, तो मुमताज भाई ये लोगों में उस चीज का असर हुआ है। ये लोगों को आपने देखा होगा कि इन लोगों की आपस में बातचीतें बढ़ गई हैं, इन लोगों में मुआहदे होने लगे, रक्षा मुआहदे होने लगे। अभी शायद टर्की भी पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ आने वाला है इसी में, या मे भी कुछ हद तक आ गया है इनके अलायंस में। उसके आ जाने के बाद आप देखिएगा कतर भी आ जाएगा, इजिप्ट भी आ जाएगा। जॉर्डन का हम नहीं कह सकते, क्योंकि जॉर्डन हमारी नजर में कल भी जीरो था, आज भी जीरो है। आप देख रहे हैं क्या हालात हो रहे हैं वहां पर, मस्जिद बयान तो अक्सा के जॉर्डन से भी पास। आया राशिद साहब, बयान तो जॉर्डन ने भी बयान जारी किया है। उसका बयान इजराइल है, और देखिए वो अमली तौर पे कुछ नहीं करेगा, वो बयान देगा। क्या जॉर्डन ईरान का साथ देगा? खुल के बात कही उसने। क्या जॉर्डन खुल के साथ देगा ईरान का? उसने कहा है। लेकिन लेकिन उसने कहा है राशिद साहब, लेकिन अगर प्रोटेस्टर जिस तरह से जॉर्डन में मौजूद हैं, फिलिस्तीनी मौजूद हैं, और ईरान के भी लोग वहां पे जैसे कि बताए जा रहे हैं, अगर उनको छूट दे देता है तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। अगर उनको अलाउ कर दे कि हाँ ठीक है, आप जो चाहे जाओ, बॉर्डर क्रॉस कर लो। नहीं तो बॉर्डर क्रॉस करके क्या हासिल है, सवाल तो ये है। वहां पर आईडीएफ वाले हैं, उनके पास हथियार है, इनके पास क्या है? मतलब बेवजह खुदकुशी करना। या तो ये तब जा सकते हैं जब ईरान इनके बेसों पर अटैक करना शुरू कर दे, इसराइल के अंदर खलफशार पैदा कर दे, तब ये घुसे अंदर, अपनी जमीन वापस ले, कब्जाए हुए एरिया को वापस ले। मैंने आपको एक वीडियो व्हाट्सएप भेजा है, मैं तो ये चाहता हूं कि आप उसको भी चलाइए। किस तरीके से मस्जिद अक्सा पे जुल्म हो रहा है, किस तरीके से मार रहे हैं। वो तो तुम्हारी टेरिटरी नहीं थी, वो एरिया तो वेस्ट बैंक के एरिया में था। तुम तय करोगे कितने लोग नमाज पढ़ने जाएंगे, तुमसे परमिशन लेके जाएंगे। लोग नमाज पढ़ रहे हैं, तुमको ढकेल रहे हो, भगा रहे हो, लात मार रहे हो, लाठी चार्ज कर रहे हो उनके ऊपर। ये तो बेइंतहा जुल्म हो गया। जॉर्डन की जिम्मेदारी है मस्जिद अक्सा के रख रखाव, देखभाल और उसकी सिक्योरिटी। तो जब जॉर्डन की जिम्मेदारी है वहां की सिक्योरिटी, तो जॉर्डन की सिक्योरिटी फोर्स आगे क्यों नहीं रोक रही है
आईडीएफ के लोगों को, इजरायली पुलिस को, कि आपके यहाँ कोई राइट नहीं, आप यहाँ से पीछे हटिए, यहाँ की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। यूनाइटेड नेशन ने तो जॉर्डन के हाथ में दिया है ना, तो जॉर्डन क्या कर रहा है? कितने मजालिम हो रहे हैं? जॉर्डन कुछ बोल रहा हो बताइए आप। जॉर्डन कुछ नहीं बोल रहा है मुमताज भाई। तो आप जो हालात पे बात कर रहे हैं, ये लोगों में अंदर ही अंदर जो चीजें चल रही हैं वो बहुत पॉजिटिव नहीं है, इजराइल को लेकर के निगेटिव है। ये इजराइल को लेकर के निगेटिव जा रहे हैं, पॉजिटिव नहीं जा रहे हैं। ये जानते हैं कि अमेरिका से खतरा कम है, इजराइल से ज्यादा है। अमेरिका तुझसे बैद नहीं, इजराइल तेरी खैर नहीं, वही वाला हाल हो गया। लेकिन अगर आप किसी पुलिस स्टेशन की चौकी को डिस्टर्ब करोगे तो पुलिस स्टेशन वाला तो खामोश नहीं बैठेगा, ये उसी में उलझे हुए हैं, ये उसी में फंसे हुए हैं। लेकिन जिस तरीके का समर्थन अमेरिका इजराइल को मिलता रहा है वो अब नहीं मिलेगा। बिल्कुल ये अरब वो के वो अब नहीं मिलेगा, और बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे जो जो तस्वीर सामने आई जिसका आपने जिक्र किया था, मैं और बता दूं यहाँ पे कि आखिर अमेरिका किस तरह से खौफ ज़दा है, अगर हम ये कहें तो गलत न होगा। खास तौर से जो ये ईरान से, आप देखिए रिपोर्ट ये आई है कि मौसूला रिपोर्ट मुताबिक अमरीकी सदर के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ ने इस इंटरव्यू में एतराफ किया है कि सदर ट्रंप का कहना है कि इतने दबाव और बहरी ताकत की मौजूदगी के बावजूद ईरान हथियार डालने के ऐलान क्यों नहीं कर रहा है। स्टीव विटकॉफ ने कहा कि मैं हथियार डालने का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन अमरीकी सदर ये जानने के लिए बेचैन है कि ईरान ने अभी तक हथियार क्यों नहीं डाले। यहाँ पे मशरिक़े वस्ता यानी मिडिल ईस्ट के लिए ट्रंप के खुसूसी एलची ने बगैर कोई सबूत पेश किए दावा किया है कि ईरान सनती दर्जे की अफजूदा यूरेनियम हासिल करने और इस मवाद को जौहरी बम बनाने से शायद एक हफ्ते के फासले पर है। यही बात राशिद साहब, यही बात इजराइल भी कह रहा है, यही बात ये भी कह रहे हैं जो एलची हैं। तो ये क्या वाकई ये खौफ क्या इसीलिए इनको लग रहा है कि नहीं यही होगा और ये एक हफ्ते के अंदर अंदर ईरान जो है वो न्यूक्लियर बम बना लेगा, न्यूक्लियर हथियार हो जाएगा? ये सारा डर क्यों है? ये 10 दिन 12 दिन ये जंग को टालना, क्या मतलब अब ये माना जाए कि अमेरिका और इजराइल को यकीन हो गया है कि अब ईरान परमाणु देश हो गया है, इस पे अटैक का मतलब है कि बहुत बड़ा खतरा, या क्या इनको लग रहा है? राशिद साहब, जैसा कि आपने कहा था, इसको थोड़ा से और अगर डिस्क्राइब कर सके, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, ये चीज इजराइल का प्रोपेगेंडा है। इजराइल ने ये चीज बोला है, मतलब ओपनली नहीं हुआ है, इसको आप ओपनली नहीं कह सकते हैं। इजराइल ने ये बात कही है डोनाल्ड ट्रंप से, विटकॉफ से बात हुई है, ये भी कहा है कि अंदर से मुझको ये रिपोर्ट मिली है कि ईरान ने न्यूक्लियर बम बनाया, उसको टेस्ट भी कर लिया है। क्योंकि ईरान ने अगर वाकई टेस्ट भी कर लिया है तो वो भूकंप वाला एरिया है, कर भी लिया होगा अगर, तो किसी को खबर नहीं मिली और ये कह दिया कि नहीं, ये हो सकता है कि भूकंप ही है ये। लेकिन ईरान ने मिसाइल टेस्ट तो किया था जिससे 5.5 क्रेटर का आपका रिएक्टर का वो आया था भूकंप, वो तो किया था ईरान ने मिसाइल टेस्ट। लेकिन ये चीज एक अवामी सतह पे नहीं आई। तो ईरान न्यूक्लियर, हमको जहां तक अगर हम लोग का जो विश्वास की बात है, यकीन की बात है कि अगर हमारे रहबर ये कहते हैं कि जो ह्यूमनिटी के लिए नुकसानदेह चीजें हथियार हैं, इंसानियत के लिए नुकसानदेह चीजें हैं, वो हमारे लिए हराम है, हम उसको नहीं बनाएंगे।
तो उनकी इस बात पर हमको मानना चाहिए कि अगर उन्होंने कह दिया नहीं बनाएंगे तो ईरान ने नहीं बनाया होगा। अब देखिए, ईरान ने नहीं बनाया, उसके लिए ईरान के पास कोई सबूत नहीं है कि हमने नहीं बनाया। अगर ईरान ने बना लिया है तो अमेरिका और इजराइल सबूत दिखाएं कि हाँ, इन्होंने बना लिया है। और ईरान अभी भी तैयार था, एआईए के जो इनके डायरेक्टर हैं, चीफ हैं, उनसे बात अब्बास अराची ने की थी और ये कहा था ईरान ने, वो कभी भी कोई भी एआईए का इंस्पेक्टर हमारे उसमें आकर के इंस्पेक्शन कर सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसको हम और डाइल्यूट कर लेंगे भाई। लेकिन अगर आप ये सोचो कि हम जीरो पे ले जाए, ये पॉसिबल नहीं है। हम हमारी इलेक्ट्रिसिटी के लिए काम कर रहे हैं, हम अपने वाटर फिल्टर प्लांट के लिए काम कर रहे हैं। उससे हमको कहां से इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी? आप सोचते हैं कि हम अपनी फ्यूल से ही बनाए इलेक्ट्रिसिटी? ये कैसे पॉसिबल है? तो मुमताज भाई, ये चीज जहां तक हमारा अपना व्यक्तिगत है तो हम उस चीज को अपने फीलिंग से तो नहीं मानते, लेकिन जिस तरीके से ईरान के दमखम को देखा जा रहा है, इराक और इजराइल और अमेरिका के अंदर एक डाउट है कि ईरान ने बना लिया होगा। अभी आप बताइए, डोनाल्ड ट्रंप बोले थे कि मैंने पूरा यूरेनियम खत्म कर दिया है। ये 7 महीना पहले जब इन्होंने B-2 बॉम्बर से अटैक किया था तो उन्होंने कहा था मैंने खत्म कर दिया है। और फिर आप 7 महीने के बाद आगे बोल रहे हो कि तुम न्यूक्लियर बम बनाने के करीब हो। तो ये तो आपकी वो बात गलत थी कि आपने कहा मैंने खत्म कर दिया। या तो आप वो मानो कि आप सक्सेसफुल नहीं थे, जो आपने कहा था मिशन सक्सेसफुल, वहां पर आप गलत थे, आप वहां पे फेल हो गए, फ्लॉप हो गए। और या तो फिर ये एक्सेप्ट कर लो आप कि ईरान के पास नहीं है। तो ये खुद अपने ही स्टेटमेंट में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं और खुद इनको नहीं पता। लेकिन अमेरिका और इजराइल एक चीज जानता है कि इन्होंने कोई भी हथियार बनाया है वो मिसाइल के ही शेप में बनाया है। अब वो कितना खतरनाक है, अभी इनकी एक मिसाइल है, जब वो छूटती है, उसको तो कुछ लोग उसका नाम दे रहे हैं कि वो हाइपरसोनिक नहीं है, वो सुपर हाइपरसोनिक है। जब वो अपने रेंज में पहुंचती है तो वो मिसाइल अपने अंदर से 50 मिसाइल निकालती है। एक मिसाइल जब जाती है इसराइल के किसी टारगेट को भेदने के लिए और उसके अंदर से 50 मिसाइल वहां पर एक टारगेट तक पहुंचने के बाद वो अपने सारे मुंह को खोल देते हैं और उसमें से 50 मिसाइल निकलते हैं। तो वो मिसाइल तो उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो किसको किसको भेदेगा? जिस तरह आप एक अनार को जलाते हैं, अनार को, तो आप देखते हैं कि जब अनार से लौ निकलती है ऊपर तो फैल जाती है। अब उसमें से हम किस किस कण को बुझाएंगे? वो हाल है, वो डर है। अमेरिका डर रहा है। अमेरिका ने अपने जो स्टाफ थे कतर एयरपोर्ट पे, कतर एयरबेस पे, सऊदी एयरबेस पे, मैक्सिमम स्टाफ जो जरूरत के थे वहां पर उनको रखा। बाकी जो फैमिली वाले थे उनको सबको एयरबेस से हटा दिया है। ऐसा नहीं उनको अमेरिका बुला लिया है, उनको होटल में शिफ्ट कर दिया है कि आप लोग आकर के होटल में शिफ्ट हो जाओ। जब तक आज की डेट में आप कतर के होटल्स के रेट को ऑनलाइन चेक करेंगे तो मैक्सिमम ऑक्युपाइड है बड़े होटल्स, और जो रेट है वो पिछले रेट के 5 गुना ज्यादा है। यहां तक कि जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उस वक्त बहुत हाई रेट पे थे, लेकिन आज उसी रेट के आसपास वो चल रहे हैं।
होटल के रेट। क्यों? क्योंकि इनके 20,000 लोग चले गए उधर, जो शिफ्ट हो गए हैं। अमेरिका जानता है कि ईरान कभी भी अटैक कर सकता है हमारे एयर बेसिस पे, इसीलिए उसने पहले तो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को उस रेंज से दूर रखा कि हम पे डायरेक्ट हमला ना हो पाए। और उसको दूसरा डर है कि वो चाइना और रशिया से नहीं करता। मेरे साथ ना तो ब्रिटेन खड़ा हो रहा है, ना तो मेरे साथ फ्रांस खड़ा हो रहा है। ये नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम आ गई है लग रहा है। राशिद रिजवी साहब बहुत जल्द फिर से हमसे जुड़ जाएंगे। उनका नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आप आ गए शायद। जी जी फिर कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है। जैसे ही नेटवर्क दुरुस्त होगा मैं उन्हें स्क्रीन पर लेकर के आऊंगा। लेकिन आप ये देखिए कि काबिज इजराइल में अमरीकी सफीर के बयान पर ईरान समेत मुख्तलिफ ममालिक का सख्त रद्द-ए-अमल। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है जो आज ईरान के ईरान के सदर ने कहा है, हम किसी दबाव या गुंडागर्दी कबूल नहीं करेंगे। सदर पेजेश्कियान, ये जो बात सामने आ रही है। राशिद रिजवी साहब, जिस तरह से ईरान के सदर ने इतने दबाव के बावजूद एक बहुत वादे तौर पर कहा है कि साहब हम ये किसी तरह का दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम जवाब देंगे। ईरान ने पहले भी कहा कि अगर एक भी गोली चलाई गई तो इसे वॉर माना जाएगा, फुल फ्लेज वॉर। तो ऐसे में ये कहना बार बार ये दबाव बनाना कि हम थोड़ा से करेंगे, इतना करेंगे, मतलब ये क्या है? गुंडागर्दी का लफ्ज इस्तेमाल किया सदर पेजेश्कियान। सदर पेजेश्कियान वो है जिनके बारे में खुद वेस्टर्न मीडिया लिखता रहा है, वेस्टर्न वर्ल्ड मानता रहा है कि ये थोड़ा लिबरल है, ये आजाद ख्याल है। शुरू शुरू तो ये चलाया था कि खामनाई साहब में इनमें बड़ा इख्तलाफ है, लेकिन अब बहुत क्लियर कट दिखाई दे रहा है जिस तरह के एक मुत्तहिदा आवाज वहां पे अपोजिशन और मौजूदा सरकार में। देखिए, जो लोग अपोजिशन रजा शाह पहलवी को समझते हैं, मैं उसको क्लियर कर देता हूं। देखिए, वो अपोजिशन नहीं है, वो एक तरीके से मुजरिम है। अगर वो ईरान में गया तो चुनाव नहीं लड़ सकता है, वो गिरफ्तार हो जाएगा। वो भागे हुए लोग हैं वहां से, तो इसलिए अपोजिशन हम उसको नहीं कह सकते। कुछ लोग कल जैसे कमेंट कर रहे थे, अपोजिशन तो वो है कि जो वहां पे मौजूद है, जो पार्टियां हैं जो इलेक्शन आपस में लड़ती हैं वहां पे डेमोक्रेटिक तरीके से। तो और उनमें खामनाई साहब को लेकर के इत्तेहाद है, कोई इख्तलाफ नहीं है। जी राशिद रिजवी साहब, ये जो बात पेजेश्कियान ने कही है, या ये जो बात आ रही साहब थोड़ा से हम मार देंगे, इतना ऐसा कर देंगे, लेकिन आज की तारीख में तो हमें लग नहीं रहा है कि ये कोई हिम्मत कर पाएंगे। जी देखिए, एक चीज तो ईरान ने एक चीज को समझ लिया है कि अमेरिका दबाव में है। ईरान एक चीज जान गया है कि अमेरिका जंग नहीं चाहता, वो सिर्फ दबाव बना करके अपने मसौदों को हल करना चाहता है। वो दबाव बना करके ईरान बैकफुट लाना चाहता है ताकि इजराइल बिल्कुल टेंशन फ्री रहे। ये चीज ईरान समझ गया है, ये चीज ईरान जान गया है। आज की जो सिचुएशन है, जिसको आप कहते हैं ना अल्लाही मार किसे कहते हैं, जिसको आप कहते हैं कि ऊपर वाला आपके लिए वसीले बनाता चला जाता है, तो वही चीज ईरान के साथ हुई है। ईरान के साथ आज जो हालात हुए हैं कि आप ये देखिए कि नाटो का समर्थन कुछ नहीं हो रहा है, जो इनके सेवन फिंगर हैं वो इनसे अलग हैं, उनका कहीं से कोई सपोर्ट नहीं आ रहा है। यहां तक कि ब्रिटेन ने एकदम साफ मना कर दिया है। जर्मनी ने सिर्फ ऑफर किया था कि उस टेबल पर हमको भी बैठना चाहिए, हम बैठ सकते हैं। तो उसके ऊपर अराची ने जर्मनी के चांसलर को जोकर कहा था, कहा कि ये तो बिल्कुल जोकरों वाली हरकत हो गई है कि खुद को
अलग कर लिया पहले, और अब कह रहे हो कि हम भी साथ में बैठ सकते हैं। ये तो एक जोकर वाला खेल हो गया। तो वहां से जर्मनी खामोश हो गया, चांसलर वहां खामोश हो गया। वो लोग अपने तौर पे, अपने तरीके से अमेरिका के नजर में थोड़ा ठीक ठाक बने रहने के लिए थोड़ा बहुत ईरान पे पाबंदियां लगा रहे हैं, उनकी आईआरजीसी पे, उनके आर्मी कमांडर पे, कि वो यूरोप नहीं आ सकते हैं, वो यहाँ नहीं आ सकते हैं, हमारे यहाँ अलाउ नहीं है, उनको हम वीजा नहीं देंगे। तो इतना तो वो कर ले रहे हैं, लेकिन ये साथ में आ करके लड़ेंगे इराक की तरह, सीरिया की तरह, तो ऐसा होता हुआ अभी नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि ये जानते हैं कि ये ट्रम्प इस वक्त पगलाए हुए हैं और इनका कोई अब अगला टर्म आने वाला नहीं है। तो ये यहां से जैसे फ्री होंगे ये सीधे ग्रीनलैंड पे कूद जाएंगे। तो बेहतर यही है कि इनको इसमें उलझा के रखो, ये अपना इसी में उलझे रहे, ताकि ग्रीनलैंड के ऊपर ये किसी तरीके का हमला करने की कोशिश ना करें, या ग्रीनलैंड को कब्जा करने की कोशिश ना करें, या यूरोपीय नेशन को डिस्टर्ब करने की कोशिश ना करें। तो ये हालात जो बन रहे हैं ईरान के लिए, इसको आप कुदरती भी कह सकते हो, इसको आप जियो पॉलिटिक्स भी कह सकते हो, कि आज की डेट में ईरान के साथ बातचीत कौन कर रहा है? कतर। ईरान के साथ सपोर्ट की बात कर रहा है सऊदी अरब। ईरान के साथ टर्की बात कर रहा है, सपोर्ट की बात कर रहा है, लेकिन वो अपने अपने मशवरे भी लोग दे रहे हैं। जैसे कि सऊदी अरब भी चाहता था कि हल्का फुल्का सिंबॉलिक अटैक करके अमेरिका चला जाए और ईरान रिएक्ट न करे। आपके तेल अवीव ने उसने कहा, अर्दोगान ने ये कहा कि उसको थोड़ा बहुत तेल चाहिए, थोड़ा बहुत बिजनेस डील कर लो इसके साथ, चला जाएगा, बात खत्म हो जाएगी, इलाके में सुकून हो जाएगा। लेकिन हकीकत मैं बताता हूं, जो अभी तक हमारी समझ में ये आया है कि ईरान चाहता है कि अमेरिका हमला करे, हल्का फुल्का करे, कैसे भी करे, और हम सीधे सीधे इजराइल को, उसकी पूरी लीडरशिप को चौपट करें। ये बात 3-4 महीना पहले भी हमने आपसे कही थी कि ईरान ने एकदम टारगेट को पकड़ के रखा हुआ है कि मेरे ऊपर एक हमला होता है, हम ईरान की, वो इजराइल की सारी लीडरशिप को डिस्ट्रॉय कर देंगे। वो चाहे नेतन्याहू हो, चाहे वहां के मिनिस्टर्स हो, चाहे उनके आईडीएफ चीफ हो, मोसाद चीफ हो, कोई भी हो। उन्होंने जो अपना एक मिसाइल निकाला जिसका नाम मिनी B2 बम्बर रखा गया, कि ये जो तुम लोग जा करके बंकर में घुस जाते हो, ये बंकर को भी ध्वस्त कर देगा। तो एक मिसाइल ने काम किया था। जो 12 रोजा जंग हुई थी उसमें एक मिसाइल ने काम किया था उनके, जो B2 बम्बर नहीं था, जहां पर बैठ करके इनकी स्ट्रेटेजिक मीटिंग वॉर रूम था वो, जो एक रिहायशी बिल्डिंग के पार्किंग के नीचे था, मतलब उसके ग्राउंड के नीचे था। एक रिहायशी बिल्डिंग बनी हुई है, बिल्डिंग का बहुत बड़ा पैसेज है, लॉन बना हुआ बड़ा सा, जहां लोग गाड़ी बाहर पार्क करते थे, पार्किंग एरिया था, और उसके नीचे इन्होंने बना के रखा हुआ था गहराई में स्ट्रेटेजिक वॉर रूम। ईरान का एक मिसाइल जाके वहां हिट हुआ अंदर, और 4 महीने के बाद जब वहां का वीडियो रिलीज किया गया तो पूरा अंदर सब डिस्ट्रॉय हो चुका था। तो इजराइल जानता है कि जब इसने B2 बम्बर नहीं बनाया, इसका हाइपरसोनिक ही हमारे इस टनल को या हमारे इसको खत्म कर सकता है। तो अगर इसका मिनी B2 बम्बर मारना शुरू किया इसने, तो फिर हम लोग कहीं सेफ नहीं है, कोई बंकर हमारे लिए महफूज नहीं है।